नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन, एक नई कहानी, एक नई सच्ची घटना लेकर मैं हाजिर हूं इस चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सैनिक के बारे में जो लगभग 29 साल यानी कि 29-30 साल तक जंग लड़ता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि जंग खत्म हो चुकी है और वो अकेला ही जंग लड़ता रहा, हमेशा लड़ता रहा और 29 साल तक उसने जंग लड़ी। ये घटना क्या है और किस तरह से वो इंसान बेचारा एक आदमी अकेला एक ऐसे माहौल में फंस गया जहां उसे 29 साल तक जंग लड़ना पड़ा, और ये कहानी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, वो शख्स कौन था और 29 साल तक जंग लड़ने का उसका एक्सपीरियंस क्या था, इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। मैं वापस आता हूं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद कहानी पे वापस। दोस्तों, कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि लगभग 1940-45 के आसपास की। जापान और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा तानातानी चल रही थी और उसी तानातानी की वजह से जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था। लेकिन इस अटैक के बाद जापान को कहीं ना कहीं डर था कि ये जो है अमेरिका वो पलटवार जरूर करेगा। ये कहानी है उसी वक्त की। जापान ने क्या किया कि जापान के कब्जे में एक द्वीप था छोटा सा, जिसका नाम था लुबांग, और लुबांग द्वीप जो है वो फिलीपींस में पड़ता था, लेकिन कब्जे में था जापान के। तो जापान को शक था कि उस लुबांग द्वीप पे अमेरिकन जो है वो हमला करेंगे बहुत जल्दी, और जापान की कुछ सैन्य टुकड़ी पहले से ही उस द्वीप पे मौजूद थी। उसके सपोर्ट में यहां से एक सैनिक की टुकड़ी भेजनी थी जो कि वहां जाकर के उस टुकड़ी सबको ज्वाइन करे और साथ में लड़ाई लड़े, अमेरिकन को रोके रखे, लुबांग द्वीप पे कब्जा ना होने दे, क्योंकि वो लुबांग द्वीप जो है वो भौगोलिक रूप से जापान के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता था। तो जापान ने अपने सैनिकों को चुनना स्टार्ट किया। तो जिस सैनिक को चुना गया, जिस टुकड़ी को चुना गया, उसके एक सैनिक का नाम था हीरो कोनोडा। तो हीरो ओनोडा, तो ये जापान के रहने वाले थे और 20 साल के एज में इन्होंने जापान के आर्मी को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद ये बहुत मेहनती थे, बहुत ज़्यादा समझदार थे। इन्हें बहुत ही जल्दी कैप्टन का पोस्ट दे दिया गया, यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने तरक्की कर लिया। 22 साल के उम्र में ये उस टुकड़ी का हिस्सा बने जिसे कि उस लुबांग द्वीप पे जाना था, और उस टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो ओनोडा के हाथ में दे दिया गया कि भैया तुम जो है इस टुकड़ी को लेकर चले जाओ और वहां पे लुबांग द्वीप पे रहना और वहां पे अमेरिकन के साथ तुम्हें लड़ना है। लेकिन इनके जो मेजर थे, इनके जो सीनियर थे, इन्होंने ओनोडा को आदेश जो दिया वो आदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जाने से पहले उन्होंने कहा कि कभी भी जिंदगी में सरेंडर मत करना, कभी भी सुसाइड करने की कोशिश मत करना, मतलब ना ही मरना और ना ही सरेंडर करना। हम तुम्हें जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है तुम उसी द्वीप पर रह करके लड़ते रहोगे और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुझे भेजते रहना। अपने से खुद आने की कभी कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सप्लाई भी भेजता रहूंगा या फिर तुम्हें किसी आदमी के द्वारा यहाँ की इंफॉर्मेशन भेजता रहूंगा। तो कुल मिला के इनका जो निर्देश था वो क्लियर था कि मरना नहीं है, सुसाइड नहीं करना है, अपने से वापस नहीं आना है, वहां लड़ते रहना है और सीनियर के इंफॉर्मेशन का इंतजार करना है। ओनोडा पहुंच जाते हैं उस द्वीप पे अपनी टुकड़ी लेकर के। अमेरिका के साथ 5 दिन इनकी लड़ाई होती है, अमेरिका के सैनिकों के साथ।
5 दिन के बाद ओनोडा का जो जापानी सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनके ज़्यादातर सैनिक मारे जाते हैं। कुल मिला के जो सैनिक बचते हैं इनके, वो बचते हैं 16। अब ओनोडा ने सोचा कि अगर एक साथ रहेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, 4-4 की 4 टुकड़ी बना लेते हैं और जंगलों में चले जाते हैं और वहां पे गुरिल्ला पद्धति से यानी कि छुप छुप के इन अमेरिकन सैनिकों को मारा जाएगा। प्लान अच्छा था, क्योंकि जंगल में किसी को खोज के मारना वो कितनी बड़ी सेना हो उसके लिए मुश्किल ही होता है। तो 4-4 की टोली बना ली गई और ये लोग जो है अंदर घुस गए। अंदर घुस जाने के बाद इन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई चलती रही। इस बीच में अब ये लोग जंगल में हैं, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है। तो इधर जो बाहर की दुनिया है उसमें अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला कर दिया। जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वार खत्म हो गया। लेकिन ये जो ओनोडा जो जंगल में के हुआ है उसे ये सब पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वो तो बस अमेरिकन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और ओनोडा के जो 4 लोग हैं वो क्या करते हैं कि रोजाना जो है फायरिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन ओनोडा को ये भी नहीं पता है कि अमेरिका के सैनिक जो है वो वापस चले गए हैं। वो क्या करता है कि उसे कहीं से गोली की आवाज सुनाई पड़ती है और वो बदले में फायरिंग कर रहा होता है। कुल मिलाकर 2 सितंबर सन 1945 को जापान सरेंडर कर देता है और 26 दिसंबर 1944 को ओनोडा को उस फिलीपींस के उस द्वीप पे भेजा गया था। यानी कि लगभग दिसंबर और ये सितंबर 6-7 महीने ये ऑलरेडी वहां पे रह चुका था जब जापान सरेंडर किया था। लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ओनोडा के लिए वो लड़ाई अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। ओनोडा ने, क्योंकि सैनिक को ट्रेनिंग उस लेवल की दी जाती है कि आप जंगल में भी सरवाइव कर सकिए, मतलब चाहे कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए आपको जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिल जाती है। एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो ओनोडा ने क्या किया कि वो वहाँ के जो जानवर थे जंगल के उनको मार मार के खाया। पेड़ पौधे थे, जंगली केला है, नारियल है, नारियल का पानी है, तो उसे जो कुछ भी खाने लायक दिखता था उसे वो खाता था और जिंदा रहता था और लड़ाई लड़ता था। अब लड़ाई क्या थी वो आप समझ जाइए। अगर कोई प्लेन आसमान से निकले तो ओनोडा को लगता था कि ये दुश्मन देश का प्लेन है। इस बीच में क्या हुआ कि ओनोडा के जो 4 लोग ओनोडा के साथ थे उनमें से एक दोस्त मर जाता है। एक दोस्त जो है वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर किसके सामने कर देता है? फिलीपींस के जो आम नागरिक थे उनके सामने सरेंडर कर देता है। उनको, उस एक दोस्त को वहां के आम नागरिक पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि उस जंगल के पास में एक गांव था। वो गांव जो है जंगल से बिल्कुल सटा हुआ था। तो इन्हें जब खाने पीने की या किसी चीज की, कपड़े लत्ते की दिक्कत होती थी तो ये अपना हथियार लेकर के, अपने आर्म्स लेकर के उस गांव में घुस जाते थे और उस गांव में लूटपाट मचाते थे और लोगों की हत्या भी करते थे, लोगों को मार भी दिया करते थे और वापस उस जंगल में सामान लेकर के चले जाया करते थे। तो अक्सर ये घटना हो रही थी। तो इसी घटना के बीच में इनका एक दोस्त पकड़ा जाता है और उसे सरेंडर करवा दिया जाता है। बाद में उसका क्या होता है वो नहीं पता। अब ओनोडा के साथ 2 लोग बचे हुए हैं और ओनोडा है और उसका एक और दोस्त है। तो समय गुजरता जा रहा है। तो इस बीच में ओनोडा और उसका दोस्त वो जंगल में इसी तरह से रह रहा है। समय निकलता चला जा रहा है। 10 साल 10 साल गुजर रहे हैं। ओनोडा एक बार फिर से अपने दोस्त के साथ उसी गांव पे हमला करने के लिए जाता है कि वहां से अनाज पानी खाने का सामान लूटना है। और इसके दोस्त को वो गांव वाले फिर से पकड़ लेते हैं और उसके दोस्त को वो गांव वाले पीट पीट कर मार देते हैं। ओनोडा जान बचा के वापस जंगल में भाग जाता है।
ये कहानी चली जाती है फिलीपींस की सरकार के पास कि कोई है जो जंगल से निकल के आता है और हमारे ऊपर मारपीट करता है, हमारे से सामान लूटता है, हमारा दुकान लूटता है। अब फिलीपींस की जो पुलिस है वो आती है, वो पता लगाती है, पूछती है कि वो कैसा था देखने में। तो ये लोग कहते हैं कि बहुत पुराना ऐसा, वो जापान का मतलब जापान की वर्दी पहना हुआ है, उसके हाथ में जो बंदूक है वो भी जापानी जैसी दिख रही है, वो देखने में वो सैनिक जैसा दिख रहा है। तो फिलीपींस के जो ऑफिसर्स थे उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई लुटेरा नहीं है, ये कोई सैनिक है जिसे ये लगता है कि युद्ध अभी भी चल रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए इस गांव को लूट रहा है। तो अब फिलीपींस की ये बात सरकार तक चली जाती है। सरकार सोचती है कि इस सैनिक को सरेंडर करवाया जाए। तो सरकार सरेंडर का, अब उस जंगल में घुस करके तो सरेंडर करने के लिए बात कर नहीं सकते, तो हेलीकॉप्टर में बाकायदा माइक लगा करके उस पूरे जंगल में माइकिंग कराई जाती है कि आप जो कोई भी हैं आप बाहर चले आइए और सरेंडर कर दीजिए, युद्ध खत्म हुए 20 साल बीत चुका है। ओनोडा उस खबर को सुनता है, उसे लगता है कि ये अमेरिका के लोगों की चाल है मुझे जिंदा पकड़ने के लिए। तो वो प्लान फेल हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद पंपलेट जो है वो हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है, जंगल में फेंका जाता है कि आप जो कोई भी हैं, आप जापान के सैनिक हैं, मुझे पता है, लेकिन आप सरेंडर कर दीजिए, लड़ाई जो है वो 20 साल पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन ओनोडा को वो भी दिखता लगता है कि ये जो है साजिश है, मुझे पकड़ने की साजिश कर रहा है दुश्मन देश। लेकिन अब इसका तो ऑर्डर वो क्लियर था कि तुम जो है वो सरेंडर नहीं करोगे, तो आप सरेंडर करने के लिए इसे कहा जा रहा था, तो ये सरेंडर तो कर नहीं सकता था। फिर अब सुसाइड इसे नहीं करना था और सरेंडर नहीं करना था। सरेंडर तो किसी भी कीमत पर नहीं करना था जब तक इसके अधिकारी अपने से ना बोले कि सरेंडर करो। कुछ दिनों के बाद पता लगाया जाता है कि वो एक जो अब इसका दोस्त जिसने सरेंडर किया था उसे जापान ले जाया जाता है। वो वहां जाकर के बताता है कि ओनोडा है जो जिंदा बचा हुआ है और उसके साथ एक और दोस्त है, ये दोनों दोस्त जो है वो वहां पे जंगल में है और इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समझ में आ जाता है कि वो जो सैनिक है वो कौन है, उसका नाम क्या है जो जंगल में है। तो कुछ दिन के बाद ओनोडा के भाई को बाकायदा हेलीकॉप्टर से उस जंगल में चारों तरफ घुमाया जाता है माइक दे करके। उसका भाई अपने भाषा में कहता है कि भाई सरेंडर कर दो, भाई सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूं। लेकिन ओनोडा जो था ना, उसे लगभग 20-22 साल उस जंगल में बीत चुका था और उसकी जो समझने की क्षमता थी वो जापान के नेटिव लैंग्वेज को वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी। तो उसे लगता था कि ये मेरे नाम का गलत उच्चारण कर रहा है, मेरा नाम ओनोडा नहीं है, मेरा नाम कोनोडा है। तो इस तरह से उसे लगता था। और ये जो माइकिंग कर रहा है वो कोई अमेरिकन है जिसे मेरा असली नाम नहीं मालूम, और क्योंकि मेरे लिए अगर कोई कॉल आएगी तो वो तो मेरा जो अधिकारी जिन्होंने मुझे भेजा है, जिस मेजर ने मुझे भेजा है वो भेजेंगे, तो उन्हें तो मेरा नाम अच्छे से मालूम है। तो इस तरह के कंफ्यूजन में कोनोडा फंसा रहा और ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही। कोनोडा अकेला बचा हुआ था और हर तरह से भाई को बुलाया गया, पंपलेट गिराए गए, हेलीकॉप्टर से माइकिंग कराई गई, सब तरह से उस एक सैनिक को बाहर निकालने का जो भी प्रयास था वो सारा का सारा बेकार जा रहा था। कुछ दिन के बाद लगभग 5 साल और बीत जाता है। लगभग 27-28 साल इस घटना को बीत गए थे जब कोनोडा उस जंगल में गया था, उस द्वीप पे गया था। एक जापानी स्टूडेंट था, वो एक वर्ल्ड टूर का प्लान बनाता है कि मुझे दुनिया घूमना है
और ये कोनोडा का बात जो है ना वो जापान में बल्कि दुनिया में फैल चुका था कि एक सैनिक है जो इस तरह से उस जंगल में रह रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसे लग रहा है कि लड़ाई जो है वो अभी भी चालू है। तो ये बात उस स्टूडेंट को पता थी, तो उसने अपने वर्ल्ड टूर में अपने 3 टारगेट चूज किए थे कि जो उसे इस वर्ल्ड टूर में करना था। तो उसमें से सबसे पहला नाम जो था वो था कि मुझे उस सैनिक से मिलना है और उसे बताना है कि दुनिया मतलब जो विश्व युद्ध है वो खत्म हो चुका है और आप वापस आ जाओ। और दूसरा उसका टारगेट था कि मुझे हिमालय पे जाके येती से मिलना है। और तीसरा उसका जो टारगेट था वो था मुझे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। तो पहला जो वो टारगेट था पहले वो उसी तरफ बढ़ा कि मुझे फिलीपींस जाना है और मुझे उस सैनिक से मिलना है जो जंगल में रह के अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जाता है उस द्वीप पे पहुंचता है, उस जंगल में पहुंचता है और किसी तरह से बहुत मुश्किल से इसकी मुलाकात कोनोडा से हो जाती है। अब कोनोडा के पास ये दोनों बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। कोनोडा भी उसे कोई दिक्कत नहीं करता क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये एक जापानी स्टूडेंट है और बातचीत करने के तरीके से भी समझ में आ जाता है कि ये मेरे ही देश का है। लेकिन वो स्टूडेंट उसे बताता है कि भाई ऐसा है कि लगभग 27-28 साल बीत चुका है जबकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, जापान के 2 शहरों पे बम गिरा दिया गया और जापान ने सरेंडर कर दिया। अब तो दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, हमारा देश अलग तरीके से तरक्की कर रहा है, आप वापस आ जाओ, अब आप लड़ना छोड़ दो। लेकिन ओनोडा उसे बैठ के समझाता है कि देखिए मैं वापस नहीं आ सकता हूं क्योंकि लड़ाई चल रही है। लड़ाई कैसे चल रही है कि अक्सर कोनोडा को जो है ना वो गोलीबारी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बम फूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। तो कोनोडा उस स्टूडेंट से कहता है कि अगर लड़ाई नहीं चल रही है तो ये गोलीबारियां क्यों हो रही हैं बाहर में, ये बम क्यों फूट रहे हैं बाहर में। वो स्टूडेंट को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बाहर जाता है, रिसर्च करता है कि आखिर ये गोली की आवाज़ आ कहाँ से रही है और वापस रिसर्च करने के बाद कोनोडा से मिलता है। कोनोडा को वो बताता है कि तुम जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे बगल में ही फिलीपींस जो सेना है वो एयरफोर्स का बेस बना हुआ है और वहाँ पे वो लोग अभ्यास किया करते हैं जिसके वजह से तुम्हें गोलियों की आवाज़ लगातार सुनाई पड़ती है। और उनके हवाई जहाज आया जाया करते हैं और वहाँ पे बम भी का भी प्रैक्टिस हुआ करता है। तो तुम्हें गोलीबारी की आवाज़ हमेशा ही सुनाई पड़ेगी, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कोनोडा उसकी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि चाहे तुम्हारी बात सही भी हो लेकिन मुझे मेरे सीनियर का आदेश है कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा जब तक मेरा सीनियर मुझे लेने नहीं आएगा। वो स्टूडेंट समझ जाता है कि अगर कोनोडा को वहाँ से निकालना है तो इसके सीनियर के द्वारा ही निकाला जा सकता है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। वो स्टूडेंट वापस जापान चला जाता है। अब वो वहाँ पता करता है कि जो 26 दिसंबर 1944 को कोनोडा को उस द्वीप पे भेजा गया था तो उसके सीनियर कौन कौन थे और क्या उनमें से कोई जिंदा बचा हुआ भी है। संजोग से इनके एक सीनियर जो है जिसने कोनोडा को भेजा था वो जिंदा थे और उनका नाम था मेजर तानीगुची। मेजर तानीगुची रिटायर हो चुके थे और उन्होंने अपनी एक किताब की दुकान अपने ही घर के पास खोल ली थी और शांति से जिंदगी अपनी बिता रहे थे। तानीगुची से वो स्टूडेंट मिलता है और उसे बताता है कि देखिए जब 1944 में आपने उस द्वीप पे जो सैनिक की टुकड़ी भेजी थी उसमें से लगभग सारे मर चुके हैं, लेकिन एक सैनिक बचा हुआ है जो उस जंगल में है और वो कहता है कि जब तक आप उसे नहीं बुलाओगे वो आएगा नहीं क्योंकि उसे सीनियर का आदेश चाहिए। तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और उस सैनिक से बात करना पड़ेगा, आप ही हो जो उसे बुला सकते हो। अब तानीगुची को समझ में आ जाती है मामले की गहराई, मामले का सीरियसनेस। मतलब तानीगुची तो मतलब शौक रह जाते हैं कि ऐसा कैसे एक सैनिक कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई ऑर्डर को फॉलो करने का किसी के अंदर मद्दा कैसे हो सकता है। वो जाने को तैयार हो जाते हैं। तो वो उस सैनिक के साथ बाकायदा उन्हें
फिलीपींस ले जाया जाता है। फिर फिलीपींस की सेना के साथ, फिलीपींस की आर्मी के साथ उन्हें मिलाया जाता है और वो उस आर्मी की टुकड़ी को लेकर उस जंगल में जाते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे ओनोडा रहता था। ओनोडा ने अपना कैंप बनाया हुआ था। उनकी मुलाकात ओनोडा से होती है। ओनोडा उस तानीगुची मेजर को पहचान लेता है और तानीगुची भी ओनोडा को पहचान लेते हैं कि ये सैनिक वही है। हालांकि वेशभूषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका होता है। अब दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। ओनोडा को ये मेजर बताते हैं, वो सारी कहानी बताते हैं शुरू से कि जब तुम यहाँ आए थे उसके बाद क्या क्या हुआ, किस तरह से हमला हुआ, किस तरह से परमाणु बम गिराया गया, किस तरह से हमारे 2 शहर बर्बाद हो गए, किस तरह से फिर सरेंडर करना पड़ा और अभी का माहौल क्या है, अभी के समय में जापान कहाँ पहुँच चुका है। ओनोडा ये सारी कहानी सुन के रोने लगता है। अब ओनोडा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, मेजर साहब मैं 30 साल से रोजाना अपनी राइफल साफ कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वो लड़ाई जो है वो रोजाना चल रही है, मुझे लोग पकड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या फायदा था मेरे ये सब करने का? मैं 30 साल से रोजाना राइफल साफ कर रहा था, किस लिए? मैं एक ही वर्दी में इस जंगल में 30 साल से रह रहा हूं। मैंने लगभग 27 लोगों का कत्ल कर दिया, गांव के 27 निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया। किस लिए? जब आज से 30 साल 29 साल पहले लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो क्या कोई भी तरीका नहीं था मुझ तक आपके पहुंचने का? आपको एक बार मुझसे मिलना चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा वो गिल्टी फील करता है और वो सरेंडर कर देता है अपने मेजर के पास। मेजर साहब उसे लेकर के फिलीपींस की सरकार के पास पहुंचते हैं। इसके ऊपर एक केस दर्ज किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर 30 लोगों के लगभग मर्डर का केस था। 30 वो निर्दोष लोग जो उस गांव में रहा करते थे जहां ये खाना लूटने जाया करता था। कुछ ही दिनों के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इसने जो भी किया वो वही किया जो एक सैनिक को करना चाहिए था। इसने अपने देश के लिए किया और कभी कभी सर्वाइवल के रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों का जान लेना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे इसका इंटेंशन जो है वो हत्या करना नहीं था बल्कि खाना ढूंढना था। तो ये एक सम्मानित सैनिक है और इसे हम बाइज्जत इसके देश भेजते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये अब जापान जाने के लिए तैयार था। जापान में इसके आने की खबर जो है वो सारे के सारे न्यूज़ चैनल पे, सारे के सारे प्रेस मीडिया पे, सारे के सारे प्रिंट मीडिया पे लगातार चलाई जा रही थी कि हमारा एक सैनिक वापस आ रहा है, एक सुपर हीरो वापस आ रहा है। और सारा का सारा देश जो है इसको देखने के लिए ललायत था। बाकायदा एक प्राइवेट प्लेन से फिलीपींस से जापान इसको ले जाया जाता है और इसका वहाँ एक भव्य स्वागत होता है जैसे कि कोई सुपरमैन आ गया हो। और ये था भी सुपरमैन। कोई 29 साल 30 साल तक अपने देश के लिए लगातार सुबह शाम कैसे लड़ सकता है? फिर बाद में इसे जापान की सरकार जो है इसका जो 30 साल का तनख्वाह था वो पूरा का पूरा तनख्वाह देती है और भी बहुत सारी इनाम दिया जाता है, बहुत सारे मेडल दिए जाते हैं। बहुत सारे वहाँ के जो लोकल एनजीओ थे वो बहुत सारा पैसा इसको देते हैं। तो कुछ ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन ये था तो ओनोडा ही जिसे जंगल में रहने की आदत थी। ये क्या करता है, वो उन सारे पैसे में से कुछ हिस्सा वो भेज देता है उस द्वीप पे जहां ये 30 साल तक रहा, उस द्वीप के उस गांव में, और उन लोगों के पास जिसकी जान इसने ली थी। ये उस पैसे का एक हिस्सा जो है उन सारे लोगों को दे देता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसके हर जाने के तौर पे अब आप जो कह लीजिए मैं ये पैसे आपको देता हूँ। तो उन लोगों का थोड़ा रहन सहन भी चेंज हो गया उस गांव के लोगों का उस पैसे से। बाद में ओनोडा जापान में रहने लगा।
जापान का जो रहन सहन था, जो कि 30 साल 35 साल में बहुत कुछ बदल चुका था, वो ओनोडा को पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि जापान अब वो पहले पुरानी वाली बात नहीं रही, वो अब देशभक्ति की भावना नहीं रही, वो पुरानी वाली कोई चीज़ ही नहीं रही जापान में, ना लोग रहे ना वो सोच रहा। तो इसका जापान में मन नहीं लगा। ओनोडा जापान से निकल करके ब्राज़ील चला जाता है। ब्राज़ील में एक जापानी कम्युनिटी रहती थी, जो कि बाकायदा उसी तरीके से रहती थी जिस तरह से पुराने जापानी लोग रहते थे। ये उस कम्युनिटी में चला जाता है और वहाँ रहना स्टार्ट कर देता है। बाद में वहीं पे ये शादी कर लेता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 20-22 साल के एज में ये उस द्वीप पे गया था, 30 साल के बाद वापस आया, यानी कि 50-52 के आसपास ये वापस आया। 55 साल के एज में इसने शादी की। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद ये एक दिन पेपर में पढ़ता है कि जापान के एक स्टूडेंट ने अपने ही क्लासमेट को क्लास के अंदर गोली मार दी। इसे ये लगता है कि हमारे देश के युवा ये किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि भैया लोग जो है एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, और वो भी स्टूडेंट। तो इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मुझे जो है ना अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पर बच्चों को सिखाना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है और इस तरह की चीज़ें होती क्या हैं। मुझे कहीं ना कहीं लोगों को लीड करना चाहिए। ये वापस जापान चला जाता है। वहाँ पे स्कूलों में जा करके ये, क्योंकि एक तो हीरो था ही जापान के लिए ये, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया करते थे, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे, इसकी बातों को बहुत गहराई से सुना करते थे। पहुँच जाता है। उसके बाद ये जापान के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को स्कूलों में जा करके पढ़ाया और समझाया करता था। इसी तरह से इसकी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ दिन के बाद ये वापस उस गांव भी जाता है जिस गांव के 30 लोगों को इसने मार दिया था। वो उस द्वीप पे भी जाता है, उस जंगल में भी घूमने जाता है। उसके बाद घूमने फिरने के बाद बैठकर वो वहाँ पे उस गांव के लोगों से मिलता है, बैठ के रोता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी ज़िंदगी जो थी वो एक अलग ही ज़िंदगी थी। 7 जनवरी 2014 को लगभग 91 साल के एज में ओनोडा जो है नेचुरल डेथ हो जाती है उसकी, और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन अपने पीछे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को सिखा कर चला गया था। वो सबसे पहले जो सिखा के गया था वो एक सैनिक और उसका कर्तव्य क्या होता है, देशभक्ति की भावना क्या होती है, और देश किस हद तक मायने रखता है, अपने सीनियर के बात को किस तरह से माना जाता है। ये सारी चीज़ें आज भी ओनोडा जापान के लिए एक हीरो है, और उसके सम्मान में आज भी एक जो है बाकायदा जापान में सरकारी छुट्टी दी जाती है 1 दिन की। तो ये दोस्तों ये थी पूरी कहानी एक अकेले सैनिक की, जो कि 29 साल तक लड़ाई लड़ता रहा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते के साथ मिल जाएगा। अगर आपको अब मेरे और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी पे भी क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पर चले जाइए, उसका मजा उठाइए। मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई कहानी के साथ, एक नया दमदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।